बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नवाए वक्त टुडे में खुश आमदेद और सुबह बखैर। मैं हूँ एहतशामुर रहमान। प्रोग्राम का आगाज़ किताब हिदायत से। अल्लाह के नाम से जो बे इंतहा मेहरबान रहम फरमाने वाला है। नीज़ वो माल नादार मुहाजिरीन के लिए है जिन्हें जबरन निकाल दिया गया था उनके घरों से और जायदादों से। ये नेक बख्त तलाश करते थे अल्लाह ताला का फजल और उसकी रज़ा, और हर वक्त मदद करते रहते हैं अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। यही रास्तबाज लोग हैं और इस माल में उनका भी हक है। सूरा अल हशर की आयत नंबर 8 का तर्जुमा आपके सामने पेश किया गया। नाज़रीन, हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी शामिल करना चाहेंगे। सही मुस्लिम से हदीस शरीफ ली गई है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स के दिल में जर्रा बराबर भी तकब्बुर होगा वो जन्नत में दाखिल ना होगा। एक आदमी ने अर्ज किया कि यकीनन आदमी ये बात पसंद करता है कि उसकी पोशाक अच्छी हो और उसका जूता अच्छा हो। तो उस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला जमील है और जमाल को पसंद करता है। तकब्बुर तो हक बात को ठुकराना और लोगों को हकीर समझना है। इस पर भी जरूर गौर कीजिएगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें कुरान पाक समझ कर पढ़ने, इसका एहतराम करने और हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हासिल करने की भी तौफीक अता फरमा दे। आज बुध है, 15 रबीउल अव्वल सन 1433 हिजरी, 8 फरवरी सन 2012 है। और आज के मौजूद मेहमान जनाब मोहतरम डॉक्टर मोहम्मद अजमल न्याजी साहब स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमाया। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। सिर्फ एक जुमला सामने के, जिस आदमी में तकब्बुर होता है उसमें तदब्बुर नहीं होता है। बिल्कुल सही, क्योंकि तदब्बुर चला जाता है जब तकब्बुर आता है। और फिर ये जो हदीस हैं इसमें इस्माउर रजाल का एक फ़लसफ़ा जो था मुसलमानों ने दिया कि वो लोग जो हदीस बयान कर रहे हैं उनका किरदार कैसा है, उनकी सीरत कैसी है, उनकी सच्चाई को पहले कन्फर्म किया जाता था और फिर उनकी हदीस जो थी वो सही हदीस समझी जाती थी। बिल्कुल सही। और हम दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला सबसे पहले हमें तौफीक अता फरमाए इन हदीस शरीफ पर अमल करने की, कुरानी आयत पर अमल करने की, और आपके लिए भी हम दुआ गो हैं। नाज़रीन, पहली खबर, लीड स्टोरी आज की, नवाज शरीफ साहब का बयान, वज़ीर आज़म का तर्ज़े गुफ्तगू मुनासिब नहीं, कब्ल अज़ वक्त इलेक्शन का मुतालबा करके भीख नहीं मांग रहे। गिलानी का यह कहना दुरुस्त नहीं कि कब्ल अज़ वक्त इंतखाबात के ख्वाहां लोग बजट के बाद मेरे पास आए। सदर जरदारी को मुफाहमत का पैगाम दे देकर थक चुका हूँ। वह अब कौम से बात करें और कौम जो कहे वही करें। सेनेट इंतखाबात से कभी नहीं भागे। असली तब्दीली हम 1990 में लाए जिसकी सजा 2 बार भुगतना पड़ी। हम डॉक्टर साहब से पूछना चाहेंगे, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ये कह रहे हैं कि हम मुतालबा भीख नहीं मांग रहे, मुतालबा कर रहे हैं और कब्ल अज़ वक्त इलेक्शन जो है वो होने चाहिए। क्या कहेंगे मौजूदा हालात में कब्ल अज़ वक्त इलेक्शन के हवाले से? नवाज शरीफ की आधी बात तो सही है कि जो तर्ज गुफ्तगू है वज़ीर आज़म का वो मुनासिब नहीं है। उन्होंने कई बार गुफ्तगू की और फिर वापस ले ली, उन्होंने बयानात दिए और फिर वापस ले लिए। ये उनका हस्बे मामूल है जिसको मैं हस्बे मामूली कहता हूँ। हस्बे मामूल नहीं बल्कि हस्बे मामूली, उनके लिए ये मामूली बात है और मामूल की बात है कि वो वापस ले लें। वो आपको मालूम है कई बातें जो हैं वो वज़ीर आज़म ने, अच्छा, और फिर वो जब गुफ्तगू करते हैं तो मेरा ख्याल उनको पता नहीं चलता। फिर दूसरी बात है कि वो ज़्यादा गुफ्तगू करते हैं और जो ज़्यादा गुफ्तगू करने वाला आदमी है वो ऐसी बातें कर जाता है जो उसे नहीं करनी चाहिए। ये तो ठीक है। अलबत्ता कब्ल अज़ वक्त इलेक्शन जो है इसके लिए जवाज़ नवाज शरीफ के पास तो होगा, दूसरों के पास नहीं होगा। सही, दूसरों के पास क्यों नहीं होगा डॉक्टर साहब? दूसरों देखे ना, एक बात महसूस कर रहे हैं नवाज शरीफ के इस तरह की सूरत हाल है और दोबारा लोगों के पास जाना चाहिए। कुछ लोग जो हैं वो महसूस करते हैं कि ऐसा वक्त नहीं आया है। तो ये आधा सच हुआ ना कि नवाज शरीफ के लिए तो कब्ल अज़ वक्त इलेक्शन ज़रूरी है, मगर कुछ लोग जो हैं वो अपने वक्त पर इलेक्शन चाहते हैं और वक्त पर ही इलेक्शन होना चाहिए। वक्त पर इसलिए होना चाहिए कि जो आदमी हुकूमत कर रहा है उसको वक्त मिल जाएगा पूरे का पूरा, वरना वो सियासी शहीद बन जाएगा। सही, यही तो वज़ीर आज़म कहते हैं कि जी हमें कुछ करने नहीं दिया जा रहा। अंदाज़ा करें भाई, तुम चीफ एग्जीक्यूटिव हो, तुम वज़ीर आज़म हो और तुम्हें कुछ करने नहीं दिया जा रहा, तो फिर मुझ गरीब आदमी को कौन कुछ करने? पहले वज़ीर आज़म का बयान भी शामिल कर लें जो कह रहे हैं कि हमें कुछ करने नहीं दिया जा रहा। वज़ीर आज़म साहब का बयान है कि
आज की सुपर लीड स्टोरी के तौर पर प्रिंट हुई है, छपी है ये खबर। वज़ीर-ए-आज़म रहूं ना रहूं, पार्लियामेंट को मुद्दत पूरी करनी चाहिए, हमें काम नहीं करने दिया जा रहा, NRO के खालिक को कोई नहीं पूछता। गिलानी, हुकूमत गिराने की बातें हो रही हैं, हम वोटों से इक़्तिदार में आए, मुल्क का मुस्तकबिल जमहूरियत से वाबस्ता है, तमाम इदारे हदूद में रहें तो तसादुम नहीं होगा, कतर में पाकिस्तानियों से खिताब। अब ये एक लतीफ़ा बन गया है, SMS आ रहे हैं कि तमाम इदारे हदूद में रहें, हम इन हदूद को पामाल करेंगे और एहतराम नहीं करेंगे इदारों का, और NRO के खालिक को कोई नहीं पूछता। ये गिला किया गया है गिलानी साहब की तरफ से। हदूद कौन मुतय्यन करेगा? हदूद का तयन कौन करेगा? ये आइन की इंटरप्रिटेशन जो है अपने मकसद के मुताबिक कर लेते हैं। जो कुछ कर रहे हैं ये कहते हैं कि ये आइन के मुताबिक है, और जो कुछ तुम कर रहे हो वो आइन के मुताबिक नहीं है। अब तो जमहूरियत से लोग मुतनफ़र हो रहे हैं। मैं समझता हूँ ये तो आइनी सूरत हाल है ही नहीं, यानी वो गैर आइनी काम करते हैं और उसको आइनी बताते हैं, और जो आइनी काम है उसको वो गैर आइनी समझते हैं। तो ये बड़ी ज़्यादती की बात है। अच्छा, यानी अब देखिए, हर हुक्मरान जो इससे पहले रहा है वो यही बात कहता रहा है कि मुझे काम नहीं करने दिया जा रहा। भाई तुम फिर वज़ीर-ए-आज़म किस लिए बने हो? वो एक हाफिज़ साहब थे ना कि हाफिज़ साहब हलवा खाना है, उन्होंने कहा जी हाफिज़ कुरान में कादली कीता है तो वज़ीर-ए-आज़म क्यों बने हो भाई? नहीं, हलवा तो उन्होंने खा लिया, 4 साल खूब हलवा खाया। वो तो बिल्कुल ठीक है। मैं समझता हूँ कि इस दौर में जितनी करप्शन हुई है, शायद पूरे पाकिस्तान की हिस्ट्री में इतनी करप्शन नहीं हुई है जितनी इस दौर में हुई है। ये जमहूरियत का तोहफा है, ये जमहूरियत का तोहफा है। अच्छा, फिर इसीलिए देखे ना, इसीलिए तो ये बात बर्दाश्त की जा रही है, और हम यही कहते हैं, जो मुतालबा है नवाज शरीफ का, कि भाई अब चंद महीने रह गए हैं तो उन्हें भी गुजरने दिया जाए, ताकि लोगों को मालूम हो जाए कि जिनको 5 साल का वक्त मिला था और उन्होंने कुछ नहीं किया। सही। अगर आप एक दिन भी पहले इनको इन पर कोई चार्ज लगाकर ख़त्म कर देंगे तो ये सियासी शहीद बन जाएंगे। डॉक्टर साहब, गिलानी साहब वज़ीर-ए-आज़म रहेंगे? मेरा ख्याल है उन्हें वज़ीर-ए-आज़म नहीं रहना चाहिए। यानी मैं समझता हूँ कि वो रहेंगे या नहीं रहेंगे, मैं नजूमी नहीं हूँ, मैं ये नहीं बता सकता, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि उन्हें वज़ीर-ए-आज़म रहने का हक नहीं है। 13 फरवरी करीब ही है। लेकिन मेरा ख्याल है कि बहुत कुछ होने वाला है इस मुल्क में। अच्छा, इस मुल्क में अमेरिका जो कुछ करने वाला है वो भी बड़ी अजीब व गरीब बात है। अमेरिका क्या करने वाला है? अमेरिका ये करने वाला है कि अमेरिका के बहुत सारे मफादात इस खत्ते में हैं, बहुत सारे मकासद इस खत्ते में हैं। वो यहाँ रहकर चीन को कंट्रोल करना चाहता है, चीन के मुकाबले में भारत को जार कर रहा है, बहुत सारी बातें हैं। तो उन मकासद को हासिल करने के लिए अमेरिका से जो बन पड़ेगा वो करेगा, और वो अब भी कर रहा है जो कुछ। अच्छा, ये मेमो गेट क्या है? मेमो गेट साजिश जो है वो सारी की सारी अमेरिका की तैयार कर रहा है। लेकिन मेमो गेट गया किधर? मेमो क्या डील हुई है इस पे? मेमो गेट मामू गेट बन गया है। तो मैं समझता हूँ कि पहले ये दरवाज़ा उन्होंने खोला, फिर इसको बंद कर दिया। अब देखें ना, ये अजीब और गरीब बात है कि आप पहले दरवाज़ा खोलते हैं फिर उसको बंद कर देते हैं। तो अब बंद दरवाजे पर दस्तक अब देते नहीं, वो दरवाज़ा खुलना ही नहीं है। सही। क्योंकि अमेरिका नहीं खोलने देगा। अमेरिका अगर मंसूर एजाज को इजाज़त देगा तो वो पाकिस्तान आएगा, और वो कभी उसको इजाज़त नहीं देगा। अब समझते हैं कि तमाम स्टेक होल्डर्स को भी अमेरिका ने कहा है कि आप चुप कर दें, खामोश हो जाएं। मैं समझता हूँ कि नवाज शरीफ जैसा आदमी जो मुद्दई बना था इस मामले का, वो क्यों चुप है? वो खामोश है। आप मुझे एक बयान दिखा दें नवाज शरीफ का जो कहते हैं कि जी मैं कबल अज़ वक्त इलेक्शन का भीख नहीं मांग रहा और मैं तब्दीली लाना चाहता हूँ। ये मैंने आपसे कई बार अर्ज किया है तशाम कि ये लोग अमरीकी एजेंडे पर मुत्तफिक हैं, जो भी हैं, हत्ता कि इमरान खान भी, फजल रहमान भी, असफानदार वली भी, अल्ताफ हुसैन। लेकिन इमरान खान साहब तो कहते हैं कि 3 शख्सियात हैं जिनमें मौलाना फजल रहमान, नवाज शरीफ साहब और आसिफ अली जरदारी साहब, इन तीनों की वजह से मुल्क का जो है निज़ाम वो सही नहीं हो रहा। तो उनसे पूछा जाए कि आप पिछले चंद महीनों में जो 6 बार अमेरिका गए हैं, आप क्यों गए हैं अमेरिका? अमेरिका क्या करने के लिए गए हैं आप? जाहिर है कि अमेरिका से आप डील करने के लिए गए हैं, उससे मफाहमत करने के लिए गए हैं। अब ड्रोन हमले होते हैं लेकिन कोई एहतजाज नहीं होता। देखो, जरदारी नवाज शरीफ ने कोई बात की है? ठीक। देखा ना, मैं समझता हूँ कि नवाज शरीफ के लिए हम एक सॉफ्ट कार्नर रखते हैं दिल में, और हम समझते हैं कि वो पाकिस्तान मेड सियासतदान है। लेकिन जो कुछ वो कर रहा है वो अमेरिकी एजेंडे पर अमल कर रहा है, और सुप्रीम कोर्ट में उसका जाना जो है वो भी अदलिया, आर्मी और नवाज शरीफ, इन तीनों का एक आपस में मिली भगत था जिससे ये हुआ। मगर सदर जरदारी को मैं उसे ये लफ्ज़ क्या कहूँ कि दाद देनी चाहिए कि नहीं चाहिए कि वो सियासत जो कर रहा है, जो रिवायती सियासत पाकिस्तान में है, उसने सबको चारों शाने चित कर दिया है।
ठीक, इसमें 3 तो ये हैं, नवाज शरीफ, आर्मी और चीफ जस्टिस, और चौथे अकरम शेख हैं। और अकरम शेख ने जो किरदार अदा किया है कि मंसूर एजाज ना आए पाकिस्तान में, वो भी तो कमाल का है। ठीक, कि मंसूर, पहले वकालत अदालतों में की जाती थी, अब अदालत जो है वो वकालतों के बाहर की जाती है, कैमरे की आंखें अब वो मीडिया के सामने वकालत करते हैं ठीक। और वहाँ अपने केस को बयान करते हैं। राइट। तो सर अब बात करना चाहेंगे अमेरिका के खित्ते में बढ़ती हुई मुदाखलत के हवाले से, पाक अमेरिका ताल्लुकात के हवाले से। खबर यह है कि कौमी हुकूमत का क़याम, करज़ई हुकूमत को तस्लीम करना, अफगानिस्तान की लसानी बुनियादों पर तकसीम, दोहा मुज़ाकरात में तालिबान ने अमरीकी तजावीज़ मुस्तरद कर दी। तालिबान, करज़ई, हिकमत जहाद ग्रुप, हक्कानी नेटवर्क, शुमाली इत्तेहाद पर मुश्तमिल कौमी हुकूमत के क़याम की तजवीज़ पेश की गई। मुज़ाकरात में हिकमत जहाद, हक्कानी के नुमाइंदों को भी शिरकत। और अमरीका क्या सोच रहा है? अमरीका, खबर यह है कि सलाला चौकी पर हमला, अमरीका ने पाकिस्तान से बाज़ाब्ता माफ़ी मांगने पर गौर शुरू कर दिया। जनरल मैटिस रवा माह दौरा पाकिस्तान में कियानी से नेटो हमले की तहकीकात पर बात करेंगे। न्यूयॉर्क टाइम्स और पाकिस्तान ईरान का गैस बिजली के मनसूबे पर काम तेज करने पर इत्तफाक हुआ है, लेकिन अमरीका ने पाकिस्तान ईरान गैस पाइपलाइन मंसूबे पर भी इजहार नापसंदीदगी किया। ये वो खित्ते की सूरत हाल है जी कि अमरीका अगर किसी के साथ तजारत करता है या रवाबत बनाता है तो क्या उसने हम सब कभी पूछा है? हम अगर तजारत करते हैं, ये सदर जरदारी ने जो कड़ी खुदाबख्श में तकरीर की थी बहुत अच्छी थी, उसने कहा हम जिससे चाहेंगे तजारत करेंगे और हम किसी की जंग का हिस्सा नहीं बनेंगे। और वो जंग ईरान के साथ जंग है अमेरिका की, कि अमेरिका हमला करना चाहता है। नायब सदर ने भी कल सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी साहब से मुलाकात की है। जी, और ईरान के साथ तल्लुकात हैं जरदारी के चीन के साथ भी तल्लुकात हैं और जरदारी के अमेरिका के साथ भी तल्लुकात हैं, रूस के साथ भी तल्लुकात सवाल करने की कोशिश उन्होंने की है। मैं सोचता हूँ जरदारी एक अजीब गरीब आदमी है और अगर उसको काम करने दी, उसकी नीयत भी ठीक हो जाए, उसके लिए दुआ करनी चाहिए। बिल्कुल, हम दुआ गो हैं। उसकी नीयत भी ठीक हो जाए और वो मुल्क के लिए काम करे, मुल्क के अवाम के लिए काम करे, मुल्क की गैरत के लिए, नजरिए पाकिस्तान के लिए काम करे, तो खुदा की कसम ये सदर वो काम कर सकता है जो पाकिस्तान में कोई सदर नहीं कर सका। और कह दें आज वज़ीर आज़म को कि लिख दें खत स्विस अदालतों को, तमाम पैसा वापस आना चाहिए और फिर पूरी कौम उनको सलाम भी करेगी। बिल्कुल सलाम करेगी, सर आंखों पर। मैं समझता हूँ कि नवाज शरीफ को शिकस्त देने का सबसे बड़ा तरीका जरदारी के पास ये है कि वो अपना सब कुछ बाहर से पाकिस्तान में ले आए। जब उसका जीना मरना पाकिस्तान में है, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट कर दे। हाँ, पाकिस्तान का सदर है, क्या वो मलेशिया का सदर बन सकता है? ये मालदीव जो छोटा सा जीजर है, एक जज को हटाने पर वहां पर सदर को उठा के फेंक दिया, उससे मुस्ताफी हो गया। वो वहां पर अदलिया की इतनी इज्जत है, मगर हमारे यहाँ जो अदलिया के साथ किया जा रहा है, मैं समझता हूँ कि इतना जुल्म, इतनी ज्यादती, इतनी तौहीन, इतनी हद तक अदालत की कमी नहीं हुई जितनी क्या हो रही है। लेकिन जमहूरियत के नाम पे आप नहीं समझते कि ब्लैकमेलिंग टैक्टिक्स इस्तेमाल की गई, पॉलिटिक्स ऐसी की गई कि जमहूरियत को खतरा है, जमहूरियत को डेरेल नहीं होने देना चाहिए। जब भी कोई मामला आया, गिलानी साहब ने जमहूरियत का ववेला करना शुरू कर दिया, अवाम की मुश्किलात को एहसास नहीं रहा, इदारों को तहस नहस किया गया, तमाम इदारों के साथ उन्होंने महाज आराई की सियासत की है। देखिए ना, मैंने आपके सामने इससे पहले भी ये बात अर्ज की थी और आपने ये मामला छेड़ा था कि इससे पहले जो हुक्मरान थे वो हुकूमत और रियासत को गड़बड़ करते थे। जो हुकूमत की मुखालफत करता था उसको रियासत का गद्दार बनाकर जेल भेज देते थे और अब उन्होंने हुकूमत और जमहूरियत को गड़बड़ करना शुरू कर दिया है। अब जो आदमी हुकूमत के खिलाफ बोलता है उसको वो कहते हैं कि ये जमहूरियत के खिलाफ बात कर रहा है। लेकिन तो जो साजिश होती हैं, मुल्क के खिलाफ साजिश होती हैं, मुल्क के इदारों के खिलाफ साजिश होती हैं, आप नहीं समझते कि उनको एक्सपोज होना चाहिए? उन लोगों को, उन मुजरिमों को, उनको सजा मिलनी चाहिए, ना कि उनसे डील करके उनको बाहर भिजवा देना चाहिए। एक्सपोज होना चाहिए, उनको एक्सपोज होना चाहिए, लेकिन जमहूरियत के नाम को तो बदनाम नहीं करना चाहिए ना। जमहूरियत के नाम पर अगर जो करेंगे आपको तो ये जाती होगी। अब देखें, एक कर्नल है जिसका नाम है डेबल डेविस, एक यहाँ रेमंड डेविस भी था, उस डेबल डेविस ने कहा है कि ये अफगान अमरीकी जंग शर्मनाक है और ये अमरीकी शहरियों को धोखा दे रहे हैं। ये बाकायदा आज की अखबार में ये खबर छपी है कि उसने अफगान जंग से अलहदगी इख्तियार कर ली है और उसने बड़ा सख्त आर्टिकल इसके खिलाफ रखा है। अच्छा, वो भी डेविस था और ये भी डेविस था जो हमारे मुल्क में अमेरिका ने छोड़ा हुआ था। तो और गिलानी साहब डेवोस पे जाके इंटरव्यू भी देखे हैं कि ठीक है, मुझे हथकड़ियां लगती है, मैं तैयार हूं, जाने के लिए तैयार हूं। देखिए, मेरा ख्याल है कि इसको कुछ अंदाजा हो गया है वज़ीर आज़म को कि अब इसने वज़ीर आज़म नहीं रहना और ये जिंदगी में फिर कभी वज़ीर आज़म नहीं बन सकेगा। ये वज़ीर आज़म के इस ओहदे को बदनाम किया है शख्स ने, इसने इस मनसब की तौहीन की है। मैंने आपको एक लतीफ़ा भी सुनाया था कि एक औरत थी, वज़ीर बीबी,
तो उसने एक आजम नामी आदमी से शादी कर ली, तो लोगों ने उसको वज़ीर आज़म कहना शुरू कर दिया था। तो बेख्तियारियों के अंदर फंसे हुए आदमी का जो कम्प्लेक्स है, वो कम्प्लेक्स वज़ीर आज़म के अंदर इकट्ठा हो गया है, जमा हो गया है, और इसने जितना नुकसान पहुँचाया है पाकिस्तान को, खुदा की कसम किसी वज़ीर आज़म ने इतना नुकसान पाकिस्तान को नहीं पहुँचाया। और ये बड़ी जाती की बात है। अब ये कहता है मुझे काम नहीं करने दिया गया, भाई तुम काम करने के काबिल नहीं हो, तो इसको कहते हैं जी वज़ीर आज़म को हम नाअहल कर देंगे। भाई नाअहल तो पहले ही है, वो नाअहल तो पहले ही है, वो तुम उसे क्या नाअहल करोगे। तो वज़ीर आज़म गिलानी इस काबिल है कि उसको सज़ा दी जाए ऐसी कि लोगों को मालूम हो कि वज़ीर आज़म अगर इस तरह का हरकत करेगा, इस तरह का मामला बनाएगा, तो उसका हशर यही होगा जो जो होना। 20वीं आईनी तरमीम पर क्या होगा? 20वीं तरमीम जो है मंजूर हो जाएगी, मुझे लगता है हो जाएगी। जिस तरह 18वीं तरमीम मंजूर कर ली थी, ये जब इनके जो अब अपने मकासद मिलते हैं इन सियासतदानों के, जब इनके मफादात जो हैं वो यकजा होते हैं, तो फिर ये यकता बन जाता है। आप नहीं समझते कि इमरान खान साहब का वो बयान ठीक है कि सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान अपने मफादात की सियासत कर रहे हैं, तीनों एक दूसरे को तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं? वो तो खिलाफ बात कर रहा है। वो तो कभी अल्ताफ़ हुसैन के खिलाफ बात करता था, फिर उसने अल्ताफ़ हुसैन के से सुलह कर ली। वो ANP के बारे में था उसका मामला, वो भी ख़त्म हो गया। देखे ना नवाज शरीफ के साथ वो क्या कहता है, वो नवाज शरीफ के साथ भी ये बात कहता है कि मैं उसके साथ भी बातचीत करने के लिए तैयार हूँ। अच्छा, उसने ये भी कहा है कि MQM अगर अपनी जो तर्ज सियासत है उसको ठीक कर ले तो हम उसके साथ भी मुज़ाकरात करेंगे। लिहाजा इमरान खान भी अब उसी तरह का रिवायती सियासतदान बन चुका है, वो तब्दीली का संबल बिल्कुल नहीं रहा। और आप देखें कि पिछले दिनों वो चुप है। अब ये बात वो इसलिए कर रहा है कि ये भुट्टो की सियासत थी कि भुट्टो ने तमाम सियासतदान को रगड़ा दिया था और लोग खुश हुए थे। उसने असगर खान को आलू खान कहा था और वो आलू खान मशहूर हो गया था। और मेरा ख्याल है कि उन दिनों आलू की सब्ज़ी खाना छोड़ दी थी एयर मार्शल ने, ये भी कुछ बयान हुआ था। तो ये उसी तरह की सियासत में जाने की कोशिश कर रहा है इमरान, और वो जो नुमाया लीडर हैं उनकी मुखालफत कर रहा है। वरना मौलाना फजल रहमान का नाम लेना, अब उसने एक बात की है कि मौलाना फजल रहमान ने इस्लाम के नाम पर जितना कमाया है उसका कोई अंदाज़ा ही नहीं किया जा सकता। ये बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ज़ाहिर है कि इस्लाम का नाम लेकर किया उसने। जबकि काजी हुसैन अहमद ने एक मरतबा कहा था मौलाना फजल रहमान से कि अब देखें आप इस्लाम का कुछ करें। उन्होंने कहा जी मदरसे मैंने बनाए हुए हैं इस्लाम के लिए, पार्लियामेंट जो है वो सियासत के लिए है, सियासत अलग है और ये अगर आप मुझे इजाज़त दें और ये जुमला मैं अगर कह सकूं, मैं माज़रत के साथ कहूँगा कि मौलाना अब्दुल सत्तार खान न्याज़ी एक दफ़ा मुफ्ती महमूद को मिलने गए जो इनके वालिद मोहतरम थे। तो एक नौजवान आता था कमरे में तो उसको डरा कर बाहर भेज देते थे मौलाना मुफ्ती महमूद। तो मौलाना न्याज़ी ने पूछा कि ये कौन है, तो मुफ्ती महमूद कहने लगे ये मेरा बेटा है और ये पैसे लेकर मेरी मुखबरी करता है। ये मौलाना फजल रहमान का करैक्टर है जो शुरू से इस तरह का मामला है। तो आप देख लें कि मुशर्रफ के दौर में मौलाना फजल रहमान ने क्या किया था। तो मौलाना फजल रहमान के खिलाफ अगर बात की है इमरान ने तो वो ठीक बात है, मैं उस बात से इख्तिलाफ नहीं करता, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये दिन जो हैं वो इस तरह की बातें करने की नहीं है। ये मौका है इंतशार को ख़त्म करने का, ये मौका है इत्तेहाद का, ये मौका है अमेरिका को ये तासुर देने का कि हम एक हैं। अमेरिका ने ये मेमो गेट भी किया था तो ये भी उसने इदारों को लड़ाने की कोशिश की थी। तो इस वक्त तमाम सियासतदानों को हौसले से बात करनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि अगर बयानबाजी की जो रिवायत है वो तब्दील हो जाए, बयानबाजी इल्ज़ामबाजी न रहे, एक इल्ज़ाम वही इल्ज़ाम है, इल्ज़ाम एक ही है एहतशाम, वो जो एक सियासतदान दूसरे पर लगाता है और वही सियासतदान पहले सियासतदान पर लगा देता है। अगर ये तर्ज कलाम ठीक कर लें, अगर ये अपने उसलूब बयान ठीक कर लें तो मैं समझता हूँ कि सब कुछ ठीक हो जाए। बलोचिस्तान की ज़रूर बात करना चाहेंगे नाज़रीन। बलोचिस्तान के हवाले से एक खबर भी है कि कौमी असम्बली बलोचिस्तान की सूरत हाल पर शदीद एहतजाज, कमेटी तश्कील देने का मुतालबा, हंगामा आराई के बायस नए सूबों के हवाले से तरमीमी बिल फिर मौखर। बलोचिस्तान में सिक्योरिटी एजेंसियों के किरदार को वाज़े करना चाहिए। हुमायूं कुर्द सूबे की खराब सूरत हाल पर बहस कराई जाए। अब्दुल कादिर बलोच मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल तरमीमी बिल भी मंजूर। 2 अरकान 4 साल से असलहा लेकर ऐवान में आ रहे हैं। एजाज विर्क नए सूबों पर PPP अरकान तकसीम हो गया है। बलोचिस्तान के हवाले से जी बहुत सूरत हाल वहाँ पर कशीदा है और फिर अदालत उज़्मा भी इस चीज़ का नोटिस ले चुकी है, लेकिन लापता अफराद और फिर लाशें मिलने का सिलसिला भी जारी है, फिर टारगेट किलिंग के वाक़यात भी जारी हैं। डॉक्टर साहब किस तरह से देख रहे हैं बलोचिस्तान की? इसमें जो पहली बात की जा सकती है जिससे बलोचिस्तान के हालात की खराबी का आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इमरान खान ने जो 23 मार्च को जलसा करना था वो मुलतवी कर दिया उसने।
वो क्यों मुलतवी किया है? इसलिए कि बलूचिस्तान में ऐसे हालात नहीं हैं कि जहाँ पर कोई सियासी सरगर्मी की है। ये जो बयानात हैं जिससे हमें डर लगता है, जो हमें ख़तरे की घंटी बजने की तरह की सूरत नज़र आती है इसमें, ये उन लोगों के बयानात हैं जो बड़े बड़े सियासतदान हैं। सही, ये अवाम का इजहार नहीं है जो ये किया जा रहा है। ये खबरें जो हमें मिल रही हैं ये वडेरों की तरफ से मिल रही हैं, ये सरदारों की तरफ से मिल रही हैं, ये सियासतदानों की तरफ से मिल रही हैं, ये असम्बली में बैठे हुए लोगों की बातें हैं जो वो कर रहे हैं। अगर अवाम के साथ रब्ता रखा जाए, अगर अवाम को सही तरह से मालूम हो कि इस्लामाबाद जो है वो बलोच अवाम के साथ है, तो खुदा की कसम बलूचिस्तान के हालात ठीक हो जाएंगे। इन्होंने किया यह है कि इन्होंने सरदारों की पुष्टबनाई की है, इन्होंने सरदारों को पैसे दिए हैं, सरदारों को रिश्वत दी है। अब बलोच अवाम को जो कुछ मिलता है वो सरदारों की तरफ से मिलता है, तो आदमी तो उसी हाथ को देखता है ना जिससे मिलता है उसको। तो वो सरदारों की हिमायत नहीं करेंगे तो आप क्या करेंगे? मैं समझता हूँ कि हमारी हुकूमत को बलोच अवाम के साथ रब्ता करना चाहिए, और इसके लिए जनरल कियानी ने किया भी था, वहाँ एक स्कूल भी बनाया और वहाँ गया भी। मैं समझता हूँ कि इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि बलोच अवाम के साथ अपना रब्ता जो है वो इस्तेमाल किया जाए। राइट डॉक्टर साहब, हम एक ब्रेक के लिए जाना है, ब्रेक से वापस आते हैं नाज़रीन। तो बलोचिस्तान के हवाले से मजीद खबर, मजीद गुफ्तगू भी होगी, लेकिन एक हेडलाइन अमेरिका के हवाले से कि वो कहते हैं पाकिस्तान की खुद मुख्तारी का एहतराम करेंगे, हसास इदारों पर इल्ज़ाम नहीं लगाएंगे। पाकिस्तान नेटो सप्लाई के लिए फी कंटेनर 12,000 रुपये टैक्स वसूल करेगा। ताल्लुकात 2 हफ्तों में बहाल होने का इम्कान है। नेटो सप्लाई के हवाले से भी डॉक्टर साहब से मालूमात लेने के पहले वक्त एक ब्रेक का। टुडे में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन। आप हमारा नंबर भी नोट फरमा लीजिए, नंबर है 363076111। आई रिपीट 363076111। आप कॉल कर सकते हैं। डॉक्टर साहब की इजाज़त से हम पहले कॉलर भी शामिल करना चाहेंगे। तारिक साहब हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी। जी तारिक साहब। जी, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ डॉक्टर साहब से, इमरान खान का जिक्र हो रहा था। इमरान खान जो भी है खुद देखें कितने अच्छे, उन पे कोई दाग नहीं है, उनकी हिमायत करनी चाहिए जो मर्जी है। मैं मतलब आम लोगों में देखते हैं, हम फिरते हैं, कोई भी ऐसा बंदा नहीं मैंने देखा जो इमरान खान को अच्छा ना समझता हो। लेकिन ये ठीक है, उनमें कुछ लोग पुराने आ रहे हैं, लेकिन सारे लोगों में से देखे सारी जो हमारी है अवाम, उनमें से नुमाइंदे चुनेंगे ना। ठीक, थैंक यू वेरी मच तारिक साहब। अभी हम बात करेंगे ख्वाजा अंजुम साहब की भी कॉल शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम ख्वाजा साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहली बात तो मैं आपसे ये कहूंगा कि जिलानी साहब ने बोला है कि जी एनआरओ के खालिक को कोई नहीं पूछता, ये उनके जमीर की आवाज है। क्योंकि इसकी वजह यह है कि जो जिन्होंने एनआरओ खालिक किया वो तख्लीक शुदा चीजें तो यहाँ पर मौजूद हैं। जिलानी साहब को उनके बारे में सोचना चाहिए। दूसरी बात, असेंबली के अंदर जो बात हुई है कि ये पेट्रोल पंप बम गिराया गया है, उसकी वजह से ये लोग इन्होंने वॉकआउट किया। ये तो आधे बंदे असेंबली में होते हैं, आधे नहीं होते हैं। इनके वॉकआउट से क्या फर्क पड़ेगा? ठीक है, हाँ ये जरूर होगा। शाम साहब, बड़े दर्द से बता रहा हूँ कि जब पेट की आग के लिए न जाने हमारी कितनी बेटियां अपनी असमतें गवा बैठेंगी, न जाने कितने बंदे बंदूक, तालीम याफ्ता बच्चे बंदूक उठाकर डाकू बन जाएंगे जिनको पेट में रोटी नहीं होगी। ठीक, थैंक यू वेरी मच ख्वाजा साहब। सबसे पहले तारिक साहब ने जो बात की कि इमरान खान साहब पर कोई इल्जामात नहीं है, उनकी हिमायत करनी चाहिए। जी, हम इमरान खान की हिमायत करते हैं, मगर उनको अमेरिका की हिमायत नहीं करनी चाहिए। ठीक, सिंपल सा जवाब इसका ये है कि अगर वो तब्दीली का एक सिंबल बनकर आ रहे हैं तो उन्हें तब्दीली का भारत भी गए इमरान खान साहब। देखें जी, भारत और भारत को पसंद करते हैं। आप अंदाजा करें कि वो भारत के लिए, बल्कि एक मरतबा उन्होंने ऐसा बयान दिया था जिसको वापस लेना पड़ा उनको, और नवा वक्त के एक रिपोर्टर ने उन पर सवाल किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि कश्मीर के काज को बालाए ताक रखकर हमें भारत से तिजारत करनी चाहिए। ऐसी बातें तो देखें, ऐसी बात क्यों करते हैं वो? ऐसी बात इसलिए करते हैं कि इक़्तिदार के रास्ते में कोई रुकावट न रहे। ठीक, इक़्तिदार के रास्ते में अमेरिका रुकावट बन सकता है और अमेरिका की वजह से भारत रुकावट बन सकता है। लिहाजा इन दोनों को नवाज शरीफ भी नाराज नहीं करना चाहता, भारत को भी नाराज नहीं करना चाहता और अमेरिका को भी नाराज नहीं करना चाहता, तो तब्दीली कौन लाएगा? देखे ना, चौधरी शुजात ने बड़ी अजीब बात की थी। उन्होंने कहा जी ये तब्दीली की बात करता है इमरान, मगर बंदे हमारे लिए जा रहा है।
तो वो बंदे जो काफ लीग में तब्दीली नहीं ला सके वो तहरीक इंसाफ में तब्दीली क्या लाएंगे? बिल्कुल सारी वही टीम अच्छा, है पुराने जवेद लोगों के हाशमी जो की बात चेहरों का करते जिक्र किया हैं, जो परवेज मुशर्रफ साहब के दौर में जवेद उनके साथ हाशमी थे। की बात करते हैं। मैं आशिक हूँ जवेद हाशमी का, मैं उसे बागी और बहादुर आदमी समझता हूँ। मगर आप ये बताएं कि वो 20-25 साल नून लीग में रहे तो क्या तब्दीली लेकर आए, क्या इनकलाब लेकर आए कि वो इनकलाब जो वो तहरीक इंसाफ उन्हें काम नहीं करने दिया गया। देखे ना, वो कहते हैं कि मुझे काम नहीं करने दिया गया। अब देखे ना, ये तो जब जहाँ काम करने नहीं दिया जाता तो इतनी देर तक वो क्यों रहे? अब क्यों आए वो? जब काम नहीं वो कर रहे थे, वहाँ वो निकम्मे थे, वहाँ पर कोई उनकी ज़रूरत नहीं थी, तो उस वक्त उन्होंने छोड़ क्यों नहीं दी पार्टी? ये तो बड़ी मुतलात बात बनती है। अच्छा, ये बात भी की चौधरी शुजात ने जो बड़ी अजीब सिगन बैकन थी कि जनाब एक वक्त आएगा कि मुन्नस इलाही जो है वो तहरीक इंसाफ का नायब सदर होगा और वहाँ चौधरी शुजात जिंदाबाद के नारे लग रहे होंगे। तहरीक इंसाफ के नायब सदर होंगे? हाँ, और चौधरी वो नौजवान है ना मुन्नस इलाही, और वहाँ चौधरी शुजात जिंदाबाद के नारे लग रहे होंगे। अब देखे ना, ये तब्दीली को एक मजाक बना देना, इनकलाब के लफ्ज को एक मजाक बना देना, ये बड़ी करीमी साहब हैं लाहौर से, उनकी कॉल शामिल करना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। नियाज़ी साहब को भी सलाम है मेरा। वालेकुम सलाम। सर मैं एक आपको छोटा सा वाक़या सुनाऊंगा, लेकिन ये है कि मीडिया ने हमारी कौम में बहुत सियासी शऊर पैदा किया है, करप्शन के खिलाफ भी बड़ा शऊर पैदा किया, लेकिन जिस शऊर की ज़्यादा पैदा करने की ज़रूरत है वो आप नियाज़ी साहब फैसला करेंगे। मैं निजकारी से पहले घी कॉरपोरेशन में फाइनेंस मैनेजर था, तो मेरे MD साहब जो थे वो चीन गए उस वक्त के सदर के साथ दौरे पर बहस फौजी अताशी के। तो जब चीन के वज़ीर आज़म से मुलाकात हुई, मेरे MD साहब ने अपनी पूरी मीटिंग में, मैनेजर्स की मीटिंग में बताया, तो उन्होंने पूछा चीन के सदर से जो भी उस वक्त जी आपके मुल्क में इतना इंसाफ जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं वही आवाम इस्तेमाल कर रही है। अखबार में मैंने डकैती, चोरी, कत्ल की कोई खबर नहीं पढ़ी, और इस कदर इंसाफ वक्त की पाबंदी। तो चीन के सदर साहब ने किसी को इशारा किया, वो अंदर गया, एक किताब लेकर आया, किताब उन्होंने यूब खान साहब के सामने उसका टाइटल किया और कहा ये किताब तो वो है जिस उसमें लिखा हुआ था कुरान ट्रांसलेटेड इनटू चाइनीज। उनका आप तो बिलीवर है इस किताब के, मुझसे पूछ रहे हैं कि चीजें कहाँ से लाए। तो कहने लगा यूब खान साहब का चेहरा शर्म के बारे सुर्ख हो गया था। हम समझे कि शायद पाकिस्तान जाके कुछ करेंगे, लेकिन खैर कुछ भी नहीं हुआ। तो बस आपसे सारे मीडिया वालों से मेरी तो यही दरख्वास्त है कि मेरा बराए मेहरबानी अल्लाह हमें कुरान के शऊर की तरफ भी लाए कि जिससे मेरी आगाही हो। हमारा कुरान से जो बेताल्लुकी का रवैया है आज उसी का नतीजा ये हम देख रहे हैं। और आखिरी बात ये करूँगा, किसी ने खूब कहा कि बुरे की बुराई से दुनिया तबाह नहीं हो रही, बल्कि अच्छे की खामोशी से दुनिया तबाह। बहुत शुक्रिया जी करीम साहब, आपने पहली मरतबा कॉल की इस प्रोग्राम में। एक और कॉलर हमारे साथ सलामत साहब हैं गुजरांवाला से। मेरे समझ में नहीं आई, मुझे बताइए। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, फरमाइएगा साहब। बड़े निहायत अदब के साथ सलाम अर्ज करूंगा। वालेकुम सलाम जी। तमाम जो खिदमात है माइनॉरिटीज के लिए उनको खराज अकीदत पेश करूंगा, लेकिन ये साथ साथ गुजारिश करता चलूं कि अभी जो ये 20वीं तरमीम के तहत जी तमाम जमातें इकट्ठा हो रही हैं, इन्हीं तमाम जमातों ने 18वीं तरमीम में अकलियतों को इलेक्शन से बाहर निकाल फेंका हुआ है। और जब बात हो रही है जमहूरियत की, जो जमहूरियत है अकॉर्डिंग टू द इस्लाम भी, यानी जो हजूर पाक का आखिरी खुतबा है कि अरबी को अजमी पे और अजमी को अरबी पे कोई फौकियत ना है। ठीक, थैंक यू वेरी मच सलामत साहब। इस पर हम बात करते हैं बाबर साहब भक्कर से भी हमारे साथ, उनकी भी कॉल शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम बाबर साहब। वालेकुम अस्सलाम सर। सर मैं एक बात तो आपको बताना चाहूंगा ना। सबसे पहले हमारी गुजारिश ये है बाबर साहब कि आप अपने टेलीविजन सेट की थोड़ी सी आवाज कम कर लीजिए। जी सर, जमहूरियत से तो अब ना हमारा सारा यकीन उठ चुका है। और एक बात मैं आपको थोड़ा पीछे ले जाना चाहूंगा, जो मुंबई हमले हुए थे ना, वो भी 26/11 को हुआ था। ठीक है। और मेरे ख्याल में सलाला चेक बिल्कुल वो भी 26/11 को हुआ था। जी। और ये हो सकता है कि अमेरिका ने भारत को खुश करने के लिए किया हो। एक पॉइंट बात सर ये। थैंक यू वेरी मच जी बाबर साहब। बड़ी अच्छी बात करना चाहेंगे इस पर। वो पहले करीमी साहब ने कहा कि चीन के सदर से जब पूछा गया कि आपने किस तरह से तरक्की की, किस तरह से, जैसे उन्होंने कुरान पाक की तरफ इशारा किया। और करीमी साहब का ये कहना था कि हम कुरान से ला ताल्लुक हो चुके हैं, जिसकी वजह से सारी की सारी मुसीबतें, परेशानियां, जवाल हमारे ऊपर हैं। आप देखें कि चेयरमैन माओ ने बाकायदा जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसलूब जंग था, उसलूब जिहाद था, उसकी बड़ी तारीफ की। उन्होंने कहा जी मैंने सीखा है उनसे ये जंग करना और जिहाद करना। और उसके बाद उन्होंने फतवा चीनी क़यादत ने कुरान पाक को थामा और आज वो दुनिया की सुपर पावर बनने जा रहे हैं। और हमने नाम लेवा है, हमने कुरान पाक को छोड़ दिया, हदीस शरीफ को छोड़ दिया। अभी अमेरिका की बात हो रही थी
तो अमेरिका जो है वो कतर को इस वक्त हेडक्वार्टर बना रहा है, तालिबान से मुज़ाकरात, तालिबान से नहीं, वो वैसे हेडक्वार्टर बना रहा है क्योंकि कतर से वो कंट्रोल करना चाहता है मशरिक़ वस्ता को और जनूबी एशिया को और चीन को भी करना चाहता है, इसलिए वो पाकिस्तान को भी वहाँ फंसाना चाहता है। आप देखें कि जो शाम के खिलाफ करारदाद थी, रूस और चीन ने उसकी मुखालफत की मगर पाकिस्तान ने उसकी हिमायत कर दी। आप देखें ना कि अमेरिका के साथ अपने तल्लुकात पर गौर करो, कुछ शर्म करो और उसकी तुम हिमायत कर रहे हो। अच्छा, चीन के साथ जो हमारे रवाबत हैं, जो तजारत वगैरह है वो 25% है और अमेरिका के साथ जो हमारे मामलात हैं वो तकरीबन 75% है। इनमें बैलेंस लाना चाहिए और हमें चीन की तरफ झुकाव करना चाहिए। देखे ना इस वक्त भी, लेकिन डॉक्टर साहब ये बैलेंस आएगा कैसे? अमेरिका आपकी जड़ों में सरायत कर चुका है। आप अपने सरकारी ऑफिसर्स को देख लें, आप अपने तमाम इदारों को देख लें, हर तरफ अमेरिका अमेरिका अमेरिका। तो हमारे सियासतदानों की औलादें अमेरिका में जब पढ़ेंगी तो वो किस तरह से अफोर्ड करेंगे अमेरिका की मुखालफत? मैं समझता हूँ कि अगर हमारे हुक्मरान जो है ये फैसला कर लें कि उन्होंने चीन के साथ मामलात को करना है तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि हुक्मरानों की जो सूरत हाल होती है, जो उनका रास्ता होता है वही लोग अपनाते हैं। अच्छा, अब क्यों अमेरिका की तरफ झुकाव है लोगों का? इसलिए कि हमारे हुक्मरानों का झुकाव है अमेरिका की तरफ। अच्छा देखें कि कतर के साथ पाकिस्तान जो है वो स्ट्रेटेजिक तल्लुकात बनाना चाहता है। आप अंदाजा फरमाएं, अमेरिका की गुलामी का ये असर है, ये असरात हैं कि अभी उसके साथ मामलात बहाल नहीं हुए मगर अभी से उन्होंने कतर पहुंचा हुआ है हमारा। शाम के साथ क्या होगा, ईरान के साथ अमेरिका क्या करने जा रहा है? मेरा ख्याल है कि ये अमेरिका के लिए सूट नहीं होगी दोनों बातें, क्योंकि देखे ना कि अमेरिका ने, चीन और रूस ने शाम की जो करारदाद है उसकी मुखालफत क्यों की है? उन्होंने लीबिया और दूसरे ममालिक मिस्र वगैरह जो थे उसमें जो अमेरिका ने बात की थी चीन और रूस से, उससे वो हट गया, उससे फिर गया। उसने कहा कि मैं इन दोनों को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाना चाहता हूँ और उन्होंने कदाफी को कत्ल कर दिया। तो उन्होंने कहा कि जब आप ये धोखा दे रहे हैं तो हम ये नहीं करने देंगे। और मैंने पहले भी आपसे अर्ज़ किया था कि चीन और रूस को अब दुनिया के मामलात में शरीक होना चाहिए। वो शरीक होंगे तो अमेरिका को करार आएगा, इससे इसके बगैर करार नहीं आएगा। वो भारत को तरक्की देकर चीन के मुकाबले में लाना चाहता है और चीन को चाहिए, मैं दोबारा इस पर जोर दे रहा हूँ कि वो पाकिस्तान को उठाए और पाकिस्तान को ऐसी कुव्वत बनाए कि इस खित्ते में भारत के मुकाबले में पाकिस्तान जो है वो चीन का साथी बने। राइट, बिल्कुल सही फरमाया डॉक्टर साहब। और तमाम कॉलर्स का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे जिन्होंने इसके प्रोग्राम में कॉल्स की। सलामत साहब ने अक़लियतों के हकूक़ के बारे से बात की। हम एक बार फिर हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि वो जो अक़लियतों के मुतालबात हैं उनको भी सुने और उनको भी वोट का हक दे। बढ़ते हैं आज के नवाए वक्त कॉलम की जानिब। जी डॉक्टर साहब, अक़लियतों के हवाले से आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं समझता हूँ कि अक़लियतें भी उसी तरह पाकिस्तानी हैं जिस तरह हम पाकिस्तानी हैं। उनके हकूक़ भी उतने हैं, उनका रहन सहन, उनकी रिवायात, उनका जीना मरना सब हमारे जैसा है। तो मैं समझता हूँ कि उनको भी वही हकूक़ मिलने चाहिए कि जो मुसलमानों को मिले, और ये क़ायद-ए-आज़म का फरमान भी था। राइट, बिल्कुल सही। और अब आपके कॉलम की जानिब आते हैं। आज का कॉलम भी डॉक्टर मोहम्मद अजमल नियाज़ी साहब का कॉलम है, सबक फिर पढ़ वकालत का, अदालत का, सियासत का। लिखते हैं कि रहमान मलिक ने कहा है कि अब मंसूर जहाज अहम नहीं रहा, उसका क्रेडिट एतजाज़ एहसन को जाता है। हमारे हुक्मरानों को अब क्रेडिट और डिसक्रेडिट में फ़र्क नज़र नहीं आता। एतजाज़ एहसन अब काबिले एतबार नहीं रहा। वकला ने उस पर खुली तनकीद की, उसके खिलाफ वकला ने नारे लगाए हैं। एतजाज़ ने कहा ये मेरी बरादरी है, एतजाज़ अपनी किसी बरादरी में काबिल कबूल नहीं है। इस पर मजीद गुफ्तगू करेंगे कि एतजाज़ एहसन साहब पर आपने अपने कॉलम में इतनी शदीद तनकीद क्यों की? एतजाज़ ने जो वकला, देखे ना, एतजाज़ को लीडर वकला ने बुलाया। मैं समझता हूँ कि उसको ये तमाम इज्जत जो थी वो हमारे चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी के ड्राइवर के तौर पर मिली थी। बिल्कुल सही। वो ड्राइव करता था चीफ जस्टिस की गाड़ी, और जब उसने वो गाड़ी ड्राइव करना छोड़ दी और उसकी गाड़ी किसी और ने ड्राइव करना शुरू कर दी तो ड्राइविंग सीट तब्दील क्यों की उन्होंने? मैं ये तो उनसे पूछा जाए ना। मैं समझता हूँ आप किस तरह से एनालाइज करें? ये उनकी बेवफाई है पूरी, ये उनकी बेवफाई है। और मैं समझता हूँ, देखें, वो कहते हैं जी कि मैं पीपल्स पार्टी को नहीं छोड़ता और वकला को भी नहीं छोड़ता। भाई ये तो कोई बात नहीं है, क्योंकि मेरे मौला अली ने कहा था कि जो किसी का दुश्मन नहीं है वो दोस्त भी किसी का नहीं हो सकता है। भाई तुम एक तरफ रहो, या तुम आर्जी तौर पर पीपल्स पार्टी को छोड़ देना चाहिए था उसे और वकला का साथ देना चाहिए था। और जब वकला की तहरीक कामयाब हो जाती, यानी पीपल्स पार्टी जो थी वो वकला के मुकाबले में डट कर खड़ी हो गई और वो मुशर्रफ से ज़्यादा इस बात की कायल थी कि मैं चीफ जस्टिस को बहाल नहीं करूँगी। लेकिन
पीपल्स पार्टी नहीं छोड़ी उसने। अच्छा, पीपल्स पार्टी क्यों छोड़ी? उस पर उस वक्त भी मुतनाज़ा बनाया गया उसको, और फिर उसको मशकूक बनाया गया, और अब भी उस पर यह शक किया जा रहा है कि ये सब कुछ जो है इत्तेफ़ाक साहब सेनेट के एक टिकट के लिए कर रहे हैं। सेनेट के एक टिकट, सेनेट के। तो फिर इत्तेफ़ाक की क्या क्रेडिबिलिटी रहती है, इत्तेफ़ाक का क्या क्रेडिबिलिटी रहता है? और ये जो मेमो गेट है, मेमो गेट को इस अंजाम तक पहुँचाने के लिए जो मामला किया है उसमें एतजाज़ भी शामिल है। ये मेमो गेट का ख़त्म होना जो है, ये अमेरिका के साथ मामलात के बहाल होने का आगाज़ है, और ये आगाज़ इत्तेफ़ाक साहब फिर नेटो सप्लाई भी बहाल करने जा रही है। मैं नेटो सप्लाई बहाल करेंगे, और वो ये सारे जो मामलात हैं अमेरिका के साथ वो ठीक करेंगे। लेकिन मैं समझता हूँ, इस मुझे बड़ा दुख है कि अमेरिका की दोस्ती नाकाबिल एतबार है। आप देखें कि किस किस मकाम पर तारीख में अमेरिका ने धोखा नहीं दिया। हमने तो सिर्फ अमेरिका को इलाही बनाया था, हम तो सिर्फ एक ही सुपर पावर के साथ थे, और वो अमेरिका है। हम तो चीन को उस वक्त सुपर पावर भी नहीं मानते थे, लेकिन अमेरिका ने उनका सातवां बैरी बेड़ा जो है वो भी आ रहा है मशरिक़ी पाकिस्तान में। मशरिक़ी पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया है, और अमेरिका का सातवीं बैरी बेड़ा जो है वो भी पहुंचा नहीं है वहाँ। वो सातवीं बैरी बेड़ा जो है वो बलूचिस्तान में पहुंच गया है, ग्वादर की बंदरगाह के पास, जो गर्म पानियों के, जिस गर्म पानियों का नाम लेकर रूस से हमें डराया था अमेरिका ने, अब वहाँ वो खुद पहुंचा हुआ है। तो किस किस मकाम पर अब हमारे न्यूक्लियर, यानी भारत के न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में तुम कुछ नहीं कहते, और हम जो फ्रंट लाइन स्टेट हैं तुम्हारी दहशतगर्दी की जंग में, हमारे तुम जो न्यूक्लियर जो एसेट्स हैं उनके खिलाफ बात करते हो। हमें दुनिया में बदनाम करने, हमें दुनिया में नाकाम करने, हमें बर्बाद करने के लिए जो कुछ अमेरिका ने किया है उस तरह कोई और नहीं कर सकता है। और इसकी दोस्ती जो है उस पर यकीन करना जो है, मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी हमाकत है कि मोमिन जो है वो दो सुराखों से कभी डसा नहीं जाता, और अमेरिका ने जो हमें सुराख लगाए हैं वो तो दो से पता नहीं कितने। बिल्कुल सही। और नाज़रीन, हमें अपने ईमान की तजदीद भी करनी चाहिए, क्योंकि हम बहुत मर्तबा डसे जा चुके हैं। सबक फिर पर वकालत का, अदालत का, सियासत का लिया जाएगा तुझसे काम, खिदमत का, हुकूमत का। ये डॉक्टर साहब के कॉलम के आखिर में शेर है, आप जरूर पढ़ेगा। और बढ़ते हैं आज के नवाब इक़्तिदारी की जानिब। आज का नवाब इक़्तिदारी है कि सुप्रीम कोर्ट से 28 मुंतखब अरकान की मुअत्तली और 20वीं आईनी तरमीम की मुत्तफ़िका मंजूरी की हुकूमती कोशिशें क्या मुस्लिम लीग नून बुरी हुक्मरानी को फिर सहारा देना चाहती है? सवालिया निशान। सुप्रीम कोर्ट ने 18वीं आईनी तरमीम के बाद नामुकम्मल इलेक्शन कमीशन के मातहत मुनक़िद होने वाले ज़िमनी इंतखाबात में सेनेट, कौमी और सूबाई असम्बलियों के मुंतखब 28 अरकान बशमुल 3 वफाकी वज़रा की रुकनियत गुज़िश्ता रोज़ मुअत्तल कर दी। फाजल अदालत ने करार दिया कि पार्लियामेंट की जानिब से 20वीं आईनी तरमीम के जरिए जब तक इन अरकान की तौसीक ना हो जाए उस वक्त तक इनकी रुकनियत मुअत्तल रहेगी। इदारे की आखिरी लाइन्स हैं कि मुस्लिम लीग नून की क़यादत और दूसरी इत्तेहादी जमातों को सोचना चाहिए कि इस मरहले में अवाम की ठुकराई हुई हुकूमत का साथ देना उनके लिए सूदमंद है या उनके सियासी मुस्तकबिल को तारीक करने पर मुंतज होगा। डॉक्टर साहब से हम पूछना चाहेंगे कि मुस्लिम लीग नून की सियासी हिकमत अमली को किस तरह से एनालाइज करें? कि ये वो अखबार है नवा वक्त जो शरीफ बरादरान के हक में है, इसलिए कि वो नजरिया पाकिस्तान की बात भी करते हैं सारा कुछ। अगर ये अखबार इस तरह के दारिया लिख रहा है तो फिर उनको कुछ सोचना चाहिए कि उनके मामूलात क्या हैं, उनके तर्ज सियासत क्या है। ये बड़ी ज्यादती की बात है। मैं समझता हूँ कि मजीद निज़ामी को नाराज़ करके शरीफ बरादरान कहीं के नहीं रहेंगे, और निज़ामी साहब शुरू से आगाज़ से इस बात के हक में हैं कि मुस्लिम लीगों का इत्तेहाद होना चाहिए। और अगर इसमें नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ भी दिल बड़ा करते और वो थोड़ा सा, मैं समझता हूँ, देखिए जो वासिफ साहब ने कहा था कि जो कौम माफ़ी मांगना नहीं जानती और माफ़ी देना नहीं जानती वो कभी सुरखरू नहीं हो सकती। तो माफ़ करना जो है वो सबसे बड़ी, और माफ़ करना अल्लाह की सिफत है। अल्लाह की सिफत पर जो अमल करता है फिर उसको माफ़ किया जाता है। जो अल्लाह के लिए किसी को माफ़ करता है फिर अल्लाह उसको माफ़ कर देता है। मैं समझता हूँ कि ये बात, ये तर्ज सियासत उनको अपनानी चाहिए थी। और जरदारी को इतनी ताकत जो है वो मुस्लिम लीग नून ने दी है। ये जो दारिया जो है इस बात पर दलील है, इस बात को साबित करता है कि जरदारी को तमाम ताकत जो है वो मुस्लिम लीग नून ने दी है। और मुस्लिम लीग नून जो है वो हुकूमत और जमहूरियत के दरमियान फंस के रह गई। उसने इस हुकूमत की हिमायत की जमहूरियत को बचाने के लिए, और आज वो कह रहे हैं कि जरदारी जो है वो जमहूरियत के लिए सबसे बड़ा खतरा है। राइट डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आप तशरीफ लाए, बहुत आम मौजूद पर आपसे गुफ्तगू हुई। आखिर में नाज़रीन फरमाने कायद आज़म रहमतुल्लाह शामिल करना चाहेंगे कि अब हम सब पाकिस्तानी हैं, ना बलोची, ना पठान, ना सिंधी, ना बंगाली, ना पंजाबी,
हमें पाकिस्तानी और सिर्फ पाकिस्तानी कहलवाने पर ही फ़ख्र होना चाहिए। इस पर ज़रूर गौर कीजिएगा, ये हमारे लिए मिशल राह है। एहतशामुर रहमान को नवाब वक्त टुडे से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।